साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहे। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है विद द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जो कि किसी भी कारण से आपके विरुद्ध जो है हो सकती है, भले कोई केस हो या ना हो। साथियों इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का अविनाश बनाम स्टेट का, जिसमें कई प्रिंसिपल्स जो है तय हुए हैं। पर जब इस फैसले को मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छी जानकारी ये लगी इस फैसले में कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति अपने प्रमोशन के किनारे पे होते हैं या प्रमोशन उनका होने वाला होता है, तब डिपार्टमेंट को ध्यान आता है कि भाई आप तो दोषी हो, आप तो बेईमान हो, आपने गड़बड़ियाँ करी हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेंगी। जैसे वो कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है और उनका अधीनस्थ प्रमोट हो जाता है और अल्टीमेटली उन्हें बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट जो है फेस करना पड़ता है। तो ऐसे इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट को बचाने के लिए भी ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कारागर है। और आप सबसे निवेदन है कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, एक ही चीज़ को हम नोट करेंगे, समझेंगे। अगर आपका भी केस इस केस से रिजेंबल है तो डेफिनेटली हम एक अच्छा फ़ायदा एज़ पर द एंगल ऑफ लॉ जो है ले सकते हैं और अपना अनड्यू हैरेसमेंट जो है हम होने से रोक सकते हैं। साथियों जजमेंट जो है ये पारित किया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 7 अगस्त 1998 का, जिसका टाइटल है अविनाश माथुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। साथियों इस फैसले में ओपनिंग स्पेल पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि एक बात लिखी गई है कि डिले शुड नॉट बी अलाउड इन द प्रोसीडिंग्स इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल। अगर डिले है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, अगर डिले का कारण नहीं है तो ऐसी प्रोसीडिंग्स रद्द किए जाने योग्य है। दूसरी बात है कि डिले दो तरीके से है, मियर डिले और ह्यूज डिले। कई बार ऐसा होता है कि 78 का या 88 का या 98 का या 2008 का मैटर बहुत लंबे टाइम बाद जो है उठाया जाता है जस्ट टू हैरेस द पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ही अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो किसी भी रूप में वो अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। क्लियर है साथियों। इस मामले में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका स्टैंड ये था कि साहब डिले तो है पर मैटर हमारी जानकारी में काफ़ी देरी से आया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज के बेसिस पर लिमिटेशंस को वेव आउट करने का प्रयास किया जाता है। तो वहाँ भी कोर्ट ने स्ट्राइक किया है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर डिले है तो स्पष्ट कारण देना होगा, अगर स्पष्ट कारण नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में हम आपके डिले को जस्टिफाइड नहीं मान सकते। अब ये स्पष्ट कारण से क्या मतलब है कि ऐसा कारण जिसको एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है रीजनेबल मान सकता है। उदाहरण के लिए एक गबन हुआ वर्ष 2008 में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसकी कार्रवाई खुली 2024 में। अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि साहब हमको मालूम पड़ा 2023 या 24 में, इसी डिले नहीं है। बट ये कारण अपने आप में जो है पर्याप्त नहीं है। स्पेसिफिक कारण बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये मामला जो है इतनी देरी बाद जो है हमारे सामने आया। मीन्स ऑडिट जो है हर 10 साल में होती है, या ऑडिट जो है हम कर नहीं पाए, या उस फैक्ट के तहत जो है हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए जो कि आवश्यक था। अगर ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में किसी भी रूप में डिले को जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी डिले को जस्टिफाइड करता है डिपार्टमेंट, तो ये ड्यूटी जो है डिपार्टमेंट की है जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई करने के लिए कॉरोबोरेटिंग सस्टेनिंग एविडेंस फाइल पे होने चाहिए। अगर दोनों ही नहीं है तो वहाँ पर कंसर्न जो अक्यूज्ड है या जो चार्ज ऑफिशियल है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हम उसको अक्यूज नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे चार्ज ऑफिशियल, उसको जो है बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। साथियों इस मामले में फैक्ट्स क्या थे कि एक व्यक्ति है जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये समय समय पर जो है प्रमोट होता रहा और ये जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन से। एक प्रोजेक्ट चला था बांध बनाने का जिसका नाम था गंगा कैनाल। उसमें कुछ ट्रैक्टर की जो है आवश्यकता पड़ी थी और ट्रैक्टर जो है वो मिल नहीं पा रहे थे। तो इसने कुछ प्राइवेट लोग हैं उनसे जो है संपर्क किया और ट्रैक्टर जो है अरेंज करा दिया। काम जब पूरा हो गया उसके करीबन 10 साल बाद डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने बेईमानी करी, और डिपार्टमेंट जो है इनके विरुद्ध इनिशिएट करता है इंक्वायरी, जांच होती है और ये मामला जो है प्रूव नहीं होता है। फिर दोबारा जांच होती है, मामला प्रूव नहीं होता है। एलिगेशन क्या था कि जो ट्रैक्टर आपने लिए सबसे पहले आपको एक टेंडर जो है कॉल करना था और टेंडर कॉल करके जो रीजनेबल रेट से उसको जो है कॉल ऑफ करनी थी। जब पर आपने ऐसा ना करके जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनके ट्रैक्टर्स लिए या जो प्राइवेट फार्मर्स हैं उनके ट्रैक्टर लिए और करीबन नुकसान हुआ है 40,000 रुपये का स्टेट को। तो ऐसे स्थिति में आप जो है जिम्मेदार हैं। तो उसका कहना था कि ये बात सही है कि टेंडर कॉल होना था, पर जहाँ ग्राउंड इमरजेंसी के हैं और इमीडिएटली वर्कआउट करना है तो वहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज से भी वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देयर इज़ नो लॉस टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी बात है कार्रवाई जो है देरी से है और 12 साल बाद डिपार्टमेंट को अब ध्यान आ रहा है कि ये गलतियाँ हुई हैं, खासकर तब जब मैं एक
ऐसी स्टेज पर हूँ कि मैं एक अच्छी एस्टीम्ड इमेज जो है सोसाइटी में कैरी कर रहा हूँ। अब आप मुझ पे दाग लगा रहे हैं, मुझे हैरेस कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर डिपार्टमेंट ने एक ना सुनी, डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करता गया, हर बार ये व्यक्ति जवाब देता गया और कार्रवाई जो है ड्रॉप होती रही। कहना आसान है पर है उतना मुश्किल, क्योंकि जब एक इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट पे कार्रवाई होती है सीसीएस रूल्स या सीसीए रूल्स में, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और जो कार्रवाई करने वाले हैं उनका तो क्या गया, वो तो इंक्वायरी कर जाएंगे, पर जो व्यक्ति बनता है चार्ज ऑफिशियल, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। उसके इंक्रीमेंट्स पर इसका असर पड़ता है, सर्विस पर इसका असर पड़ता है, और कई बार मेजर या माइनर पेनल्टी लगाकर उसको टर्मिनेशन तक भी कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग नौकरियाँ कर रहे हो, पर नौकरियों में दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब भी नौकरी करो तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखो कि नौकरी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साथ में चलेंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है डिपार्टमेंटल एक्शंस और इंक्वायरी। जब दोनों इंक्वायरियाँ सेटिस्फैक्टरीली क्लोज हो गई तो यहाँ पर इंटरव्यू करते हैं मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं भाई तुम दोषी हो। अब ऐसा आदमी जिसको नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड की, नेता है भाई, बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो है बंधे हुए हैं कानून से, हमारे ऊपर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनको नॉलेज नहीं, और अल्टीमेटली हमको जो है फेस करना पड़ रहा है। तो उसने कहा नहीं भाई तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे पे कार्रवाई होगी। भाई बेसिस क्या है वो नहीं पता, बस तुम जिम्मेदार हो। अल्टीमेटली बगैर किसी प्रूफ के, सबूत के, खासकर ऐसे केस में जहाँ 2 बार इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंट ने करी, मीन्स जो लोग एक्सपर्ट थे उन्होंने इंक्वायरी कर ली, उसको तो ड्रॉप कर दिया, और तीसरी इंक्वायरी के बेसिस पर चार्जशीट जो है फाइल कर दिया, जिसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि नेताजी जो है नाराज थे ऐसे व्यक्ति से जिसने संभवतः हो सकता है कि कोई काम जो है नेताजी का नहीं करा होगा, या कोई काम उसको कह दिया होगा जिसके लिए इसने ना नुक्कर कर दिया होगी और कहा होगा भाई मैं नियमों से चलता हूँ। इसलिए ये सब चीज़ जो है देख के चलनी पड़ती है। भाई ये नुकसान है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। इसका एक ही स्टैंड था हाई कोर्ट में कि साहब मुझ पर यह आरोप है कि आपने ट्रैक्टर जो बुक किए उसमें जो प्राइस थे वो थे एक्सॉर्बिनेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस जो है आपने लगा लिए। अल्टीमेटली सबसे पहले ये प्रूव करना था डिपार्टमेंट को कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है। अगर कोई प्राइस ओरिजिनल नहीं है या कोई प्राइस उस समय क्या प्रिवेलेंट था उसका डाटा फाइल पे नहीं है, तो मेरा प्राइस कैसे अनजस्टिफाइड होगा ये तो बताइए। देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द डाटास। तो जब कंपैरिजन ही नहीं है तो वहाँ पर फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए। साथियों इस केस में रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस राधाकृष्ण। इसमें भी ये कहा गया था कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वहाँ पर जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है उसका अधिकार है कि प्रोसीडिंग जो है एक्सपीडिएटली, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हम उस चार्ज ऑफिसर्स के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ एमपी बनाम बानी सिंह का जजमेंट है, उसमें भी ये प्रिंसिपल लेट डाउन है। इवन जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का जेडी जैन बनाम स्टेट का, उसमें भी ये प्रिंसिपल लेट डाउन है। पर एक इंपॉर्टेंट फैसला है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का एससी शर्मा बनाम स्टेट का। उसमें साफ कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रमोशन की स्टेज पर है या प्रमोशन होने वाला है, जो गड़े में मुर्दे हैं उनको उखाड़ते हैं और उसके बेसिस पे कहते हैं कि भाई आपने एक गलत काम कर दिया, आप जिम्मेदार हो, कार्रवाइयाँ करते हैं, प्रमोशंस को रोकते हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको लेना नहीं देते कंसर्न पब्लिक सर्वेंट्स को। तो ऐसे सिनेरियो में ये कहा गया कि भाई अगर आपका डिपार्टमेंट अलर्ट नहीं है, टाइम से कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऑफिसर्स को अफेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो ऐसी कार्रवाई अनजस्टिफाइड है और चलने योग्य नहीं है। तो मैलिस ऑफ लॉ के कंसेप्ट को जो है डिस्कस किया गया था यहाँ पर, और एक कंसेप्ट था रीजनेबल डिलीजेंस का, उसको डिस्कस किया गया। द डिपार्टमेंट शुड एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस एंड मस्ट बी प्रूडेंट, और जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं वो टाइमली हो जानी चाहिए और जो भी कॉज ऑफ एक्शन है वो एज सुन एज पॉसिबल सेट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट की ही वहां पर बनेगी और कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर है उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये साथियों वैसे ही है, जैसे कई बार देखा होगा आपने इनकम टैक्स में भी कि नोटिस आपको रहते हैं पर आपको मालूम नहीं होता इसलिए आप घबरा रहते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन सेक्शन 143 इनकम टैक्स एक्ट का कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका एक टाइम है, ठीक है जी। अगर उस टाइम में नोटिस नहीं आया तो वहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर रीजनेबल टाइम में जाँच नहीं हो रही है और उसके लंबे टाइम बाद बगैर किसी कारण की जाँच कर रहे हैं तो वो जाँच अपने आप में ही गैर कानूनी है। क्लियर है? तो इसलिए ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि जब भी आप चार्ज ऑफिसर हैं, आप पर कोई कार्रवाई हो रही है डिपार्टमेंटल एक्शन की, तो वो ग्राउंड्स क्या है जिस पर एक्शन हो रहा है इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। ये लोग क्या करते हैं कि एनेक्चर्स के फॉर्म में वो ग्राउंड्स जो है आपको फॉरवर्ड करते हैं पर उसका जवाब आप नहीं दे पाते, अल्टीमेटली आप जो है नुकसान खा लेते हैं। दूसरी बात, जो केस सेटअप हुआ है शो कॉज नोटिस में उससे अलग केस जो है सेटअप नहीं हो सकता मेन कोर्ट्स में, मीन्स इंक्वायरी के अंदर। तीसरी बात, इंक्वायरी हुई ड्रॉप हो गई, फिर इंक्वायरी हुई फिर ड्रॉप हो गई और बाद में कोई हायर अथॉरिटी मेलाफाइडली एक्ट कर रही है तो इसको कहेंगे मैलिस ऑफ लॉ, तो ये कार्रवाई जस्टिफाइड है। चौथी बात, वो कार्रवाइयाँ कब हो रही हैं उसका लिमिटेशंस क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद, 20 साल बाद फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन। ये डिले जो है अनएक्सप्लेन यहाँ पर होती है, डिले जो है वो होती है इनऑर्डिनेट, तो वहाँ पर फ़ायदा मिलता है चार्ज ऑफिसर्स को। पांचवी बात, प्रोसीडिंग जो गलत तरीके से कर रहे हैं आपके खिलाफ आपके अफसर ही, तो उनसे आप बातचीत करें कि भाई ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं मेलाफाइडली और ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई, और जो भी
आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने गबन कर लिया या आपने जो है बेईमानी करी, तो मुझे आधार तो बताएं। जब तक आधार नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस नहीं होगा, अपना जवाब फाइल ना करें, बार बार जो है फाइल करें अर्जी। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, द राइट टू गेट अ नेचुरल जस्टिस मीन्स आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपनी बात को कहने का अधिकार है। अगर कहने का अधिकार आपको नहीं मिला और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिए गए, तो अल्टीमेटली द अथॉरिटी विल इन्फ्रिंग आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर हम संवैधानिक पैरामीटर के तहत भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लोग थे, जो कि पागल नहीं थे कि हाईकोर्ट पहुँच गए और अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि अगर डिपार्टमेंट गलत है, बेईमान है या हायर अथॉरिटी गलत काम कर रही है, तो वहाँ पर कानून है रक्षा करने के लिए। बट इनका जो लड़ने का आधार था वो एग्रेसिव नहीं था। इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले एविडेंसेस को इकट्ठा किया, उसके बाद अपना रिप्लाई फाइल किया और उसके बाद जो है आगे बढ़े। अगर वो नहीं करते तो नुकसान जो है इनको खाना पड़ता। तो रिप्लाई फाइल करने के बजाय आप कोशिश करें कि जो भी आप पर चार्ज है, जो भी उसका संबंधित रिकॉर्ड है, उसकी कॉपी आपको मिल जाए। नहीं मिलती है, अर्जी फाइल करते रहें। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग टू प्ले अ हाइड एंड सीक गेम विच इज़ नॉट परमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक ने हमें इनलाइटन किया रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।